हेलो एवरीवन, सो आई एम योर एजुकेटर स्वाम्या। तो भाई आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ CUET 2022 का सिलेबस। डोमेन सब्जेक्ट जो हमारा है पॉलिटिकल साइंस, उससे रिलेटेड। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिटिकल साइंस में आप कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स कवर करके जाएं जिनसे आपका ये जो CUET 2022 का एग्जाम है ये बहुत अच्छे से हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉलिटिकल साइंस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं फ्रॉम योर NCERT बुक्स, वो आप अभी के अभी मेरे साथ साथ मार्क कर लीजिएगा। इसीलिए मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए जी, so before digging into the main topic, I would like to introduce myself. So my name is Swamya Kapil. I am your verbal and humanities faculty expert. I am doing my masters in English from Punjab University Chandigarh, and I have graduated in Bachelor's of Arts plus B.Ed from Punjab University Chandigarh itself. आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 1 से। ठीक है जी, तो भाई यहाँ पे मैंने NCERT का आपका बुक 1 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 विच इज द कोल्ड वॉर एरा वो लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं इस चैप्टर में से जो आपको पढ़ के ही जाने हैं और आप उन पे अंदर एनी गिवन सर्कमस्टांसेस उनको मिस नहीं करेंगे। अब ये जो हमारा चैप्टर है, दिस टॉक्स ऑफ टू सुपर पावर्स USA और USSR, ये हम सभी ने पढ़ा है। ठीक है, हम सब इसको पढ़ चुके हैं। तो भाई ये आपको पढ़ना जरूरी है कि भाई दो सुपर पावर्स थी। ठीक है, उसके अलावा ये जो कोल्ड वॉर हो रही थी इन दो सुपर पावर्स में, वो कोल्ड वॉर कहते किसको है, यानी कि इन दोनों में क्या था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो इनका था वो आपको पढ़ना है। और कौन कौन से एरेनास बन गए थे, एरेनास मतलब कौन कौन से ऐसे मेजर एरियाज थे जो कि कोल्ड वॉर से अफेक्टेड थे, वो आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद USA के साथ हमारी दूसरी सुपर पावर थी USSR, जो कि क्या करना चाहते थे, NIEO एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इसलिए आपको NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का टॉपिक अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट टॉपिक गिवन है इन योर NCERT विच इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, कैसे वो स्टार्ट हुआ, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था और उसको हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर क्यों कहा गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो कोल्ड वॉर थी ये किस सेंस में एक रियल आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट थी रादर देन बीइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट, इसमें एक आइडियोलॉजिकल वॉर कैसे इंक्लूडेड थी वो आपको पता होना चाहिए। और दोनों की आइडियोलॉजीज क्या थी, जैसे कि जो USA था उसकी आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की, और जो हमारा USSR या फिर सोवियत यूनियन था उसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म की। तो ये दोनों ही सुपर पावर्स की आइडियोलॉजीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सके। उसके बाद आपकी जो बुक है उसमें लॉजिक ऑफ डेटरेंस गिवन है। लॉजिक ऑफ डेटरेंस हम किसको बोलते हैं कि भाई दोनों ही सुपर पावर्स को पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तब भी वो क्या करते हैं, एक वॉर को इनिशिएट नहीं करते। यानी कि उनको पता है दैट दे बोथ कैन नॉट afford to have a full scale nuclear war, इसीलिए उसको कहा गया है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो लीडर्स थे नाम के, वो 5 लीडर्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए। और इन दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने आप को लिमिट करने के लिए कौन कौन सी ट्रीटी साइन करी थी, जैसे कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इन सभी ट्रीटीज के नेम्स आप पढ़ के जाएंगे। और किस सेंस में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें नॉन अलाइनमेंट कैसे, आइसोलेशनिज्म नहीं था, वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया चाहता था कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। यानी कि आपको इंडिया का जो टेक था, ठीक है, इंडिया टेक जो था किस पे, कोल्ड वॉर पे, वो आपको पढ़ के ही जाना है।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो NIEO है, जिसके पीछे ये दोनों ही सुपर पावर्स फाइट कर रही थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के डोमेन के अंदर क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या क्या इस्टेब्लिश ये करना चाहती थी। इतना क्लियर है। चलिए जी, अब यहाँ पे एक MCQ हमारे सामने गिवन है that which among the following statements does not reflect the objectives of NAM। NAM का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या नहीं है? Enabling the newly decolonized countries to pursue independent policies, not to join any military alliance, following a policy of neutrality on global issues, or फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि वो ग्लोबल इश्यूज पे स्टैंड ही ना ले, बल्कि नाम तो चाहता था कि वो ग्लोबल इश्यूज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो वो बार बार यही रेनफोर्स कर रहा था कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि जितने भी पावर ब्लॉक्स अभी बने हुए हैं या फिर फ्यूचर में बनेंगे, हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। चलिए जी, उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो भाई मैम इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ के जाएं? तो भाई इसमें सोवियत सिस्टम आपको पढ़ के जाना है कि सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम की नेचर कैसी थी, किस वे में वो ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, क्या वो लोगों की डिमांड्स को सुन रहा था, समझ रहा था, ठीक है। उसके अलावा उसके जो प्लस पॉइंट्स थे वो कौन से थे और माइनस पॉइंट्स कौन से थे सोवियत सिस्टम के, ये आपको पढ़ने हैं फ्रॉम योर NCERT बुक इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सोवियत सिस्टम इतना अच्छा था तो उसमें ऐसा क्या हुआ, कौन से ऐसे लूप होल्स आ गए कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके अलावा जो हमारा सोवियत सिस्टम था उसकी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट क्यों हो गई और इतनी वीक क्यों हो गई थी। उसके अलावा सोवियत सिस्टम कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे वो आपको पता होने चाहिए विच लेड टू दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। अल्टीमेटली जो शॉक थेरेपी थी, शॉक थेरेपी में क्या आता है, जो शिफ्ट आया था, ठीक है, जो सोवियत सिस्टम एक शिफ्ट लाया था किसमें, अपनी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में, फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। जब उसने सोचा कि अब मैं शिफ्ट करूंगा, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या रेपरकशंस क्या रहे वो आपको पढ़ने हैं फ्रॉम दी शॉक थेरेपी वाला टॉपिक इटसेल्फ, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद एक MCQ है आप लोगों के लिए, which among the following is not an outcome of the डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। कि भाई USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो गया, इनमें से कौन सा वो फैक्टर नहीं है। एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन USA एंड USSR, बर्थ ऑफ CIS, चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर क्राइसिस ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो भाई क्राइसिस ऑफ द मिडिल ईस्ट इसका आंसर है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में अटेम्प्ट करोगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी। कैसी थी, अभी मैंने आपको बताया ना सोवियत इकोनॉमी कैसी थी। सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, स्टेट ओनरशिप थी ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, या फिर every aspect of the economy was planned and controlled by the state। तो भाई यहाँ पे एक हिंट मैं दे रही हूँ कि सब कुछ स्टेट के अंडर था, स्टेट के कंट्रोल के अंडर था। तो आपको इस हिंट को पिक करके आपको अपना आंसर चूज करना है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 3, US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ पे पढ़ने को कहूंगी कि भाई हेजेमनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, हेजेमनी किसको बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि ये हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, USA से रिलेटेड है, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से USA एक सुपर पावर बन पाया, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इस्टेब्लिश किया किसने, USA ने, और कैसे USA ग्लोबल स्टेज पे राइज कर गया, ठीक है। व्हाट डज
हेजेमनी मीन? हेजेमनी वर्ड का क्या मतलब है? तो ये सारे टॉपिक्स आपको मेक श्योर करने हैं कि आप कवर करके जा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, आपका एक एमसीक्यू आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेजेमनी इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है जो कि ऐसे स्टेटमेंट है जो कि हेजेमनी से रिलेटेड नहीं है। The word implies the leadership or the predominance of one state. It was used to denote the predominance of Athens in the ancient Greece. The country having hegemonic possession will possess unchallenged military power. Hegemonic possession is fixed. Once a hegemon, always a hegemon. तो भाई यहाँ पे हेजेमनी का मतलब होता है आपके पास पावर आ जाना, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक बार कोई पावर में आ गया तो पर्सन वो हमेशा ही या फिर वो नेशन हमेशा ही पावर में रहेगा। कुछ भी नहीं पता कि कल को आपके पास उतनी इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो ना हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो ना हो, पब्लिक सपोर्ट हो या ना हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हमारी डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन दिस वन। Which among the following statements is wrong about the contemporary world order? There is an absence of world government which could regulate the state's behavior. The US is the predominant player in the world affairs. States are using force against one another. State which violate international law are severely punished by the UN. अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म बाय द यूएस? ठीक है, अब इसमें से आपको वो मिशन चूज करना है जो कि यूएसए ने लीड किया था अगेंस्ट टेररिज्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर वॉर, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम या फिर वीडियो गेम वॉर। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा आई वुड से फ्रेज था जो कि यूज किया गया था फॉर दिस मिशन? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर वॉर, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम या फिर वीडियो गेम वॉर। तो इट वॉज नोन एज वीडियो गेम वॉर बिकॉज इट वॉज टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा फेम मिल गया था। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 4, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? मार्शल प्लान। मार्शल प्लान किसने लेड किया था? हमारा यूएसए ने। टू एड, किसको एड करने के लिए? यूरोप की इकोनॉमी को एड करने के लिए, पता है ना आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है क्वेश्चन ऑफ यूरोप। क्वेश्चन ऑफ यूरोप क्या था कि भाई जब 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, यूएसए और यूएसएसआर जब बन गए थे, तब यूरोप ने ये सोचा कि भाई मैं कहां जाऊं, ठीक है। उसके बाद आपको फीचर्स ऑफ यू यानी कि यूरोपियन यूनियन पढ़ने हैं। क्या है उसमें कि वो एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगा है, ठीक है। उसका अपना फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है और एक करेंसी भी है, कौन सी? यूरो, ठीक है जी। उसके बाद आपको आसियान जरूर पढ़ना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, जो कि 1967 में 5 कंट्रीज ने मिलके साइन किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, बाय साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी और उसके बाद आपको पढ़ने हैं इंडो चाइना रिलेशंस। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, the new economic policies helped the Chinese economy to break from stagnation comment। यानी कि इसका क्या मतलब है कि चाइना ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम किया, जिसकी वजह से जो इसकी इकोनॉमी थी जो अब तक स्टैग्नेट हुई हुई थी, रुकी हुई थी, वो एकदम से एक्सेलरेट हो गई। ये आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स थे जिसने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। चलिए जी, उसके बाद आपको पढ़ना है द आसियान वे। आसियान वे क्या कहलाता है? वो इनफॉर्मल वे जिसमें जितने भी आसियान मेंबर्स है वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। वो कैसा है? वे इनफॉर्मल है और कैसा है? नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट। कैसा है? नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट।
ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ गिवन है मैम? भाई ये वर्ड्स गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो ये क्या है? लाइफस्टाइल ऑफ आसियान मेंबर्स को रिफ्लेक्ट करता है, एक फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन है जिसमें आसियान मेंबर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं जो कि इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव वे है। इसके अलावा वो डिफेंस पॉलिसी डिसाइड करते हैं जो कि सभी आसियान मेंबर्स फॉलो करेंगे। और ये जो आसियान वे है एक रोड है, नॉट लाइक द रियल रोड बट अ चैनल है जिसके थ्रू सभी आसियान मेंबर्स आपस में कनेक्ट कर सके और कोऑपरेट कर सके। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5, कंटेम्पररी साउथ एशिया। इसमें हमने क्या पढ़ा है भाई? इसमें हमने पूरा साउथ एशियन रीजन कवर करना है, ठीक है। तो ये जो आपका साउथ एशियन रीजन है जिसमें आता है हमारा वेरी ओन इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी रीजन्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? सेवरल फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। ये वाला टॉपिक काफी अच्छा है जिसमें अलग अलग लीडर्स के नेम्स आए हैं और ये भी इसमें बताया गया है कि क्यों पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रह पाई, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले कि बार बार कोई ना कोई मिलिट्री जनरल आके अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेता था, है ना, जिसकी वजह से वहां पे जो लोग थे, कॉमन पीपल थे पाकिस्तान के, वो अपनी डिमांड्स पुट फोर्थ कर ही नहीं पा रहे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके देखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन विच इज इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेशंस, जिसमें आप प्रेजेंट रिलेशंस भी कवर करोगे और पास्ट रिलेशंस कैसे रहे हैं वो भी कवर करोगे, और कौन कौन सी पॉलिसीज दोनों के बीच में डिसाइड हुई हैं, नेगोशिएशंस भी आपको कवर करनी है। क्लियर हो गया इतना? चलो अब उसके बाद आता है हमारा एमसीक्यू कि इसमें से साउथ एशिया से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑल द कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक, Bangladesh and India have signed an agreement on river water sharing. SAFTA was signed at the 12th SAARC summit in Islamabad. The US and China play an influential role in South Asian politics. तो भाई यहाँ पे all countries in South Asia are democratic ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेशंस में अभी भी मोनार्की या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। इन नेपाल देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग की जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनके बीच वॉर थी, किसके साथ? माओइस्ट गुरिल्लास के साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, या फिर आर्म्ड मिलिट्री फोर्सेस के साथ। तो भाई वहां पे बहुत सारे माओ ग्रुप्स है, उनके साथ जो माओ गुरिल्लास थे, गुरिल्लास यानी कि जो माओइस्ट वॉरियर्स या फिर सोल्जर्स थे, उनके साथ। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हमारी काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एनसीईआरटी बुक में गिवन है जो कि आपको कवर करनी है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है कि भाई ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओवरसीज वर्क करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डील करती है। इसके अलावा IMF has 189 member countries as of now, जो कि 12th अप्रैल 2016 तक IMF में 189 मेंबर्स हुआ करते थे। प्रेजेंट 190 कंट्रीज वर्क कर रही हैं जो कि ग्लोबली मिलके पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स को या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है। ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है और सपोर्ट कर रही है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूएन के बारे में कि यूएन कैसे इवॉल्व हुआ, कब वो फाउंड हुआ। जैसे कि लीग ऑफ नेशंस ने बेसिकली लीग ऑफ नेशंस के बाद एज अ सक्सेसर आया था आपका यूएन, ठीक है। और उसके बाद 1945 में जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी, उसके बाद यूएन को एस्टैब्लिश किया गया था। और एस्टैब्लिश कैसे हुआ था? यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन करा था किसने? 51 स्टेट्स ने मिलके। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपका एक एमसीक्यू है, WTO इज सर्विंग एज द सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ मैंने आपको बताया था UN was founded as the successor of what?
लीग ऑफ नेशंस। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? रशिया, इंडिया, चाइना एंड फ्रांस। अब इसका आंसर बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्या हमारा इंडिया सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है या नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम अभी भी फाइट कर रहे हैं फॉर अ सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो पैरामीटर्स हैं उनको हम अभी तक भी फुलफिल नहीं कर पाए हैं, सो वी आर नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल येट। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 7, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, यानी कि इंडिया को कौन कौन से मेजर थ्रेट्स हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़नी है जो कि है एब्सेंस ऑफ थ्रेट्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद आपको ट्रेडिशनल व्यू पढ़ना है सिक्योरिटी का, ठीक है। और आपको पढ़ना है एक्सटर्नल थ्रेट्स जो कि पावरफुल कंट्रीज को फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक यूएसए आज के टाइम में। उसके बाद ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, ह्यूमन बींग्स हम हैं, तो हमारी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो नेशन है हमें प्रोटेक्शन किस फॉर्मेट में या किस वे में देते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, क्या वो एक ही चीज है या अलग अलग है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, जैसे कि आजकल तो कोविड-19 भी एक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट आ गया है हमारे लिए, टेररिज्म है, हेल्थ एपिडेमिक्स है जैसे कि HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, इन सब के बारे में आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का इनमें से कौन सा सोर्स है, ह्यूमन राइट्स, बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबल पॉवर्टी या फिर अलायंस बिल्डिंग। तो भाई इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो है ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बैलेंस ऑफ पावर नहीं पहुंचाएंगे, अलायंस बिल्डिंग भी किसी वे में इनसिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन ग्लोबल पॉवर्टी will eventually lead to a very drastic situation, so we cannot afford to have global poverty which acts as a threat as of now to the security of our respective countries. उसके बाद आता है आपका चैप्टर 8, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि काफी लाइट चैप्टर है, लेकिन इसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स बनते हैं जो कि आपको पढ़ने जरूरी है। जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या आता है, इसमें आपके ग्लोबल कॉमन्स के बारे में आता है, ठीक है। इसमें वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि सभी नेशंस की कॉमन प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडिविजुअल पार्ट पे ही लेनी पड़ेगी, है ना। जब थोड़ा थोड़ा सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तभी तो हम इस कॉमन प्रॉब्लम को या जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। उसके अलावा इंडिया का क्या स्टैंड है इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, जिसमें आपको पढ़ना है इंडिया ने कौन कौन से ऐसे मेजर स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करी हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल था आपके, उसमें ये सारे आपको जितने भी ट्रीटीज हैं वो याद करनी है, उनके नेम्स याद करने हैं। उसके अलावा इश्यूज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज, कि भाई इंडिजिनस कम्युनिटीज जो थी आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज, जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनसे रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं और कैसे उनको डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ रहा है, कैसे उनके लिए लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स, ये जितनी भी उन लोगों की रियलिस्टिक डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो बढ़ते हुए कंसर्न है उसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है। The developed countries are concerned about protecting nature. Protection of the environment is vital for indigenous people and natural habitats.
The environmental degradation caused by human activities has become pervasive and has reached a dangerous level, या फिर none of the above. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक हो चुका है वो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज. हमने इतना ज्यादा पोल्यूट कर दिया है एनवायरमेंट को इस टाइम पे कि वो एक डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है, जिसको लेके हमें कंसर्न होना चाहिए और उसके लिए सॉल्यूशंस भी निकालने चाहिए. Next is, which among the following are true about global commons? The Earth's atmosphere, Antarctic ocean floor, and outer space are considered as a part of global commons. Global commons are outside the sovereign jurisdiction. The question of managing the global commons reflected the north-south divide. The countries of the north are more concerned about the protection of global commons than the countries of the south. तो ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को, आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे. चलिए जी, अब आता है आपका चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन, विच इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, बट इसमें से बहुत सारे सब टॉपिक्स निकलते हैं जो कि आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते. जैसे कि आपका सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? विच इज द फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स एंड आइडियाज अक्रॉस द बॉर्डर्स. ठीक है. उसके बाद रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, कि हम रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को. हम हर चीज तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम अननोइंगली कंज्यूम कर रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन के हमें हिट कर रही हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रेजिस्ट कर रहे हैं. तो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी में बहुत एक फुल फ्लेजेड वे में गिवन है, विद एग्जाम्पल्स जो आपको पढ़ना जरूरी है. ठीक है. उसके बाद आते हैं आपके कॉजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के. जैसे कि ग्लोबलाइजेशन किसी सिंगल फैक्टर से कॉज नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो. अब हम अननोइंगली कितना कुछ इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के थ्रू देखते हैं, जो कि हमारी वी वुड से रील्स जो है, हमारी इंस्टा रील्स बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है हमें एक कंज्यूमर बनाने का. ठीक है. हम कितना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूम हम कैसे कर पा रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, है ना. तो ये हमें समझना होगा कि टेक्नोलॉजी कैसे एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, और कैसे क्रिटिकल एलिमेंट है ग्लोबलाइजेशन का. उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से ज्यादा पॉसिबल हो पाया है. उसके बाद यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का एमसीक्यू है, which of the following statements are true about globalization? Globalization is only about movement of commodities. Globalization does not involve a conflict of values. Services are an insignificant part of globalization. या फिर globalization is about worldwide interconnectedness. तो भाई ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक सी बात है जो कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल सच है, दैट ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. जो वर्ल्ड है आपस में इंटरकनेक्ट हो पा रहा है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है? मल्टी डायमेंशनल, यूनिडायमेंशनल, पॉलिटिकल फिनोमिना या फिर कल्चरल फिनोमिना. तो भाई ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर वे में ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है? हमें कनेक्ट कर रहा है. सो इन दैट वे इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. अब हमारा आता है हमारी बुक 2, जिसमें हमारा चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. ठीक है. अगर मैं बात करूं हमारी बुक 2 की, तो ये कंपैरेटिवली आपके लिए इजी रहेगी, क्योंकि हम बचपन से इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आ रहे हैं. तो मेक श्योर कि आप जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं. सबसे पहले आपको 3 चैलेंजेस पढ़ने हैं जो कि इंडिपेंडेंट नेशन, जब हमारा नेशन इंडिपेंडेंट हुआ उसको फेस करने पड़े थे. जैसे कि जो फर्स्ट इमीडिएट चैलेंज था वो क्या था? नेशन को यूनाइटेड रखने का, एक्सेप्ट ऑफ दिस मच ऑफ डाइवर्सिटी. बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे नेशन को यूनाइटेड रखा जा सके. सेकंड चैलेंज था डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का. इसके अलावा जो हमारा थर्ड चैलेंज था वो क्या था? कि एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने का. इसके अलावा इंडिया ने कैसे इन चैलेंजेस को फेस किया.
The two nation theory was based upon expansion of India, bifurcation of states, partition of India या फिर all of the above। तो हम कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का एक्सपेंशन भी हो रहा था, स्टेट्स डिवाइड हो रही थी, बाइफरकेट मतलब डिवाइड हो रही थी, इंडिया का पार्टीशन भी हो रहा था, यानी कि ये सभी प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे इन दी टू नेशन थ्योरी। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, जिसमें किसकी बात हुई है, कांग्रेस के डोमिनेंस की बात हुई है। इसमें आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है और उसका क्या रोल था, कांग्रेस की डोमिनेंस कैसे इस्टेब्लिश हुई, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से कांग्रेस लीड कर पा रही थी इतने सालों तक, फिर उसके बाद कांग्रेस को कौन कौन से फैक्टर्स ने सपोर्ट किया, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जो कि कांग्रेस के फेवर में थे, जैसे कि अपर कास्ट, मिडिल क्लास और अर्बन एलीट। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी प्रोफेशनल्स थे, ठीक है, उन्होंने कैसे कांग्रेस को सपोर्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे फार्मर्स थे वहां से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक कैसे कांग्रेस सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही थी, उससे रिलेटेड रीजंस भी आपको पढ़ने हैं। सो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सुकुमार सेन, राजगोपालाचारी या फिर बालराज मधो। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में गिवन है क्लियरली, सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसका नेम चेंज होके हो गया है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। उसमें आपको पढ़ना है प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, उसका क्या रोल था, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड था। उसके बाद आपको सभी 5 ईयर प्लान्स को अच्छे से पढ़ना है, कब वो स्टार्ट हुए, क्या उनका टारगेट था, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या था, एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बनाना इंडिया को, सेल्फ रिलायंट, है ना। उसके बाद कब आए फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर प्लान हमारे, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर आया था 51 to 56 के बीच। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, किससे रिलेटेड था ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, इंडिपेंडेंट होने से रिलेटेड था, किस वे में, एग्रीकल्चरली, ठीक है, कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम खेती करें ताकि हम अपने ही नेशन में खुद से ही चीजों को ग्रो कर सके और कंज्यूम कर सके। उसके बाद आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वो किससे इंस्पायर्ड था, यूएस से, यूएसआर, यूरोप या पाकिस्तान। तो भाई सोशलिस्ट मॉडल पे तो यूएसआर बेस्ड था हमारा, सो यूएसएसआर वुड बी द राइट आंसर। चलिए जी, अब आपका आता है चैप्टर 4, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, जिसमें आपको इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जिसमें बात करी गई है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई इंडिया किस पे बेस्ड है, कि इंडिया इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे विश्वास रखता है। इंडिया विल मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, यानी कि हम ऑनरेबल और जस्टिस पे बेस्ड रिलेशंस फॉर्म करेंगे सभी नेशंस के साथ। टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को ऑब्लाइज करेंगे, फॉलो करेंगे। और वी विल एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इंटरनेशनल डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, ऐसा हम मानते हैं, ना कि कोई लड़ाई झगड़े पे हम विश्वास रखते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी नाम पे बेस्ड है, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे बेस्ड है, कि भाई आने वाले टाइम में अगर कोई भी पावर ब्लॉक बनता भी है फिर से, जैसे कि यूएस से और यूएसआर के टाइम पे हुआ था, तब भी हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी पावर ब्लॉक को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, हम कभी भी किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। और इंडिया की क्या न्यूक्लियर पॉलिसी है ये भी आपको पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कौन थे हमारे इस फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वाई.बी. चवन या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो भाई हमें सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी।
उसके बाद आता है आपके चैप्टर 5 के टॉपिक्स, जो कि है आपके चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, जिसमें आपको क्या बताना है, इलेक्शंस के बाद जब कांग्रेस हार गई थी तो उसकी डिफीट के बारे में डिस्कस करना है, रीजंस आपको पता होने चाहिए डिफीट के, उसके बाद रिस्टोर कैसे हुआ कांग्रेस सिस्टम, नॉन कांग्रेसिज्म क्या था, यानी कि एंटी कांग्रेस कब हो गए थे लोग, कौन सा इवेंट ऐसा हुआ था जिसके बाद ये हुआ था, स्प्लिट कब आया, स्प्लिट कब आया था, जब सिंडिकेट बन गया था, है ना, विद इन दी कांग्रेस सिंडिकेट बन गया था। उसके बाद डिफेक्शन क्या होता है, जिससे रिलेटेड स्लोगन आपकी बुक में है, आया राम गया राम, जो कि किस पर्सन के लिए था ये स्लोगन, गयालाल के लिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट क्या था, कि भाई इंदिरा गांधी की पार्टी में ही उसी के अगेंस्ट एक ग्रुप बन गया था जिसका नेम था सिंडिकेट। क्लियर हो गया इतना, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सी नटराजन अमादुराय, के कामराज, राम मनोहर लोहिया या फिर एस निजलन गप्पा। तो यहाँ पे फाउंडर कौन थे सोशलिस्ट पार्टी के, तो भाई हमारे राम मनोहर लोहिया वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इनके अलावा अगर ऑप्शंस में हमारा जयप्रकाश नारायण का नेम हो वो भी बिल्कुल ठीक है, जयप्रकाश नारायण was also one of the founders. Moving forward, अब आता है आपका the crisis of the democratic order, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सबसे पहले तो नेक्सलाइट मूवमेंट पढ़ना है, उसके रीजंस पढ़ने हैं, नेक्सलाइट्स की डिमांड्स के बारे में पढ़ना है और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई, why it was declared, by whom it was declared, under which circumstances it was declared, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या इमरजेंसी नेसेसरी थी या फिर वो इंदिरा गांधी का एक सेल्फिश मूव था। उसके बाद आपको डिस्कस करने हैं इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद इफेक्ट्स ऑन सिविल लिबर्टीज की, कैसे इमरजेंसी लगने के बाद आपके सारे राइट्स को कर्ब कर लिया जाता है, आपसे छीन लिए जाते हैं राइट्स। आपको पता होने चाहिए इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या क्या है, कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स भी आपसे स्नैच कर लिए जाते हैं इस टाइम पे जब इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि भाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका क्या असर पड़ता है इमरजेंसी पे या लोगों पे या फिर लॉज की फ्रेमिंग पे, लेजिस्लेटिव पे। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ मास मीडिया, कि भाई जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो मीडिया पे भी रोक लग जाती है, मीडिया उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है, और वर्किंग ऑफ द पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी वाला टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, एक एमसीक्यू है, मंडल कमीशन वाज सेट अप फॉर द इशू ऑफ, मंडल कमीशन क्यों सेटअप हुआ था, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज, टेम्पल कन्फ्लिक्ट, वेलफेयर ऑफ वुमेन या फिर चाइल्ड लेबर। तो भाई हम सभी को पता है रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी या जो डिसीजन थे वो लेने के लिए मंडल कमीशन को सेटअप किया गया था। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 7, द राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स। इसमें कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि आपका चिपको मूवमेंट जो कि ट्रीज के प्रिजर्वेशन से, और अगेंस्ट अल्कोहलिज्म भी ये स्टार्ट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, विमेन ने स्टार्ट किया था। उसके बाद आता है आपका पार्टी बेस्ड जितने भी मूवमेंट्स डिस्कस हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी में। उसके बाद आपका बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन, ये आपको पढ़ना है क्या था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये वाला जो पॉइंट है, क्रिटिक्स ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑफन आर्ग्यू दैट कलेक्टिव एक्शंस लाइक स्ट्राइक्स, सिट-इन्स, रैलीज डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, delay decisions making and destabilize the routines of democracy commit। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम करना है। जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि जब इस टाइप का कोई मूवमेंट होता है, लोग स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, बंद करते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट डिसीजन भी नहीं ले पाती कोई,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले हो जाता है, जो रूटीन वर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है और डेमोक्रेसी का एसेंस लूज हो जाता है। तो इस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? The Chipko movement was an environmental movement to prevent the cutting down of trees, raised question of ecological and economic exploitation, was a movement against alcoholism started by women, या फिर demanded that local communities should have a control over their natural resources। तो भाई यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे सही है। The Chipko movement क्या था? Was an environmental movement to prevent cutting down of trees, raised question of ecological and economic exploitation, was a movement against alcoholism, या फिर it demanded local communities should have control over their natural resources। यानी कि सबसे ज्यादा किस चीज से रिलेटेड था आपका चिपको मूवमेंट? तो भाई यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में अटेम्प्ट करके आना है और कमेंट में आंसर देना है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, ग्रुप्स विच ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनको क्या बोलते हैं? मूवमेंट ग्रुप्स, सेक्शनल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स या नन ऑफ दीज? तो भाई उनको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं टू टेक सर्टेन डिसीजंस और टू फ्रेम सर्टेन पॉलिसीज विच आर इन देयर फेवर। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 8, रीजनल एस्पिरेशंस। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको रीजनल एस्पिरेशन पढ़नी है ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, कि भाई उनका मानना है कि लोग, बाहर के लोग आके उनके एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, उनकी रिसोर्स उनके एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक कंपेटिटर बन जाते हैं जॉब्स में, ठीक है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट किया, मूवमेंट ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी, कि भाई रीजनल एस्पिरेशन क्या डिमांड करती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज्यादा से ज्यादा हक मिले, एरिया मिले, और सेपरेट नेशनल एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट भी ये मूवमेंट कई बार लोगों ने किए हैं। तो इस पे आपको कमेंट करना है कि आपके क्या व्यूज हैं, कि क्या रीजनल एस्पिरेशंस रियल मायने में, सही मायने में इन चीजों से रिलेटेड है या नहीं है। The Assam movement was a combination of cultural pride and economic backwardness। explain कि किस वे में जो असम मूवमेंट, जो कि असमीज ने किया था, वो उन्होंने ना सिर्फ किसी चीज के अगेंस्ट किया था बल्कि अपनी कल्चर को शो करने के लिए किया था, एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी में अपने आप को पोर्ट्रे करने के लिए किया था, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के अगेंस्ट भी किया था। ये सभी पॉइंट्स वैलिड है? इस पे आपको कमेंट करना है। उसके बाद आता है ऑल रीजनल मूवमेंट्स नीड टू लीड अ सेपरेटिस्ट डिमांड, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे जितने भी रीजनल मूवमेंट होते हैं, क्या वो सभी अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं? क्या हम सभी रीजनल मूवमेंट को सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहेंगे? तो रीजनल मूवमेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट से डिफरेंट कैसे हैं और बाकी के मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है, वो आपको बताना है। सेपरेटिस्ट डिमांड क्या होती है कि भाई हमें अलग ही निकाल दो, बिल्कुल हमें अलग नेशन दे दो, उसको हम कहते हैं सेपरेटिस्ट डिमांड। तो क्या रीजनल मूवमेंट सेपरेटिस्ट डिमांड को प्रमोट कर रहे हैं? आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको इस पे बताना है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजा गोपालाचारी। तो भाई इंटरिम गवर्नमेंट के हेड कौन थे? तो भाई हमारे इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 9, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे आपको पढ़नी है डेवलपमेंट्स जितनी भी हुई आफ्टर द पीरियड ऑफ 1984, जिसमें पहली क्रूशियल डेवलपमेंट थी क्या? डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस ऑफ 1989। उसके बाद आपको क्या पढ़नी है? सेकंड डेवलपमेंट मंडल इशू जो हुआ था वो आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, कौन सी रिकमेंडेशंस थी? सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स को लेके रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ओबीसीज को, ठीक है, उससे कैसे एंटी मंडल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए वो आपको पढ़ने हैं।
उसके बाद दो ग्रुप्स जो बन गए थे जो कि रिजर्वेशन के फेवर में थे और कुछ नहीं थे, वो ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद थर्ड आपको पढ़ना है इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करी थी अलग अलग गवर्नमेंट ने। उसके अलावा इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका जो फोर्थ डिस्प्यूट था जो कि था अयोध्या डिस्प्यूट, जो कि इनफेमस अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट है, उसके बारे में आपको डिटेल में समझना है कि वो क्या था, क्यों हुआ, कौन कौन से ग्रुप्स उसमें शामिल थे। उसके बाद फाइनली राजीव गांधी का असैसिनेशन जब हुआ था 1991 में, कौन से फैक्टर्स ऐसे थे विच लेड टू हिज असैसिनेशन, और असैसिनेशन किसने किया था, LTTE जो हमारे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम है उन्होंने, और उसके बाद कांग्रेस ने कैसे अपने आप को संभाला आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे नरसिम्हा राव, वो कैसे इस पोजीशन पे आए थे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कुछ टॉपिक्स, जैसे कि कोalition का टॉपिक आपको पता होना चाहिए, अलायंस पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, मंडल कमीशन क्या था, कब सेटअप हुआ पता होना चाहिए आपको, और अयोध्या डिस्प्यूट क्या था। Which party pursued the politics of Hindutva and adopted the strategy of mobilization of Hindus? Mobilization of Hindus मतलब हिंदूज को इकट्ठा कौन सी पार्टी ने किया था, बीजेपी, कांग्रेस, CPI या BSP? तो भाई बीजेपी हिंदू पार्टी मानी जाती है, and this party gave the ideology of Hindutva. So with this we come to an end of this session. आज के इस सेशन में मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। अंडर एनी गिवन सर्कमस्टांसेस आप CUET के पेपर के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को मिस मत करिएगा पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि आपकी जो NCERT है वही बेस रहने वाली है और उसी में से आपको आई वुड से उसी को बेस बना के आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। बाकी की डिटेल्स के लिए यू कैन ज्वाइन आवर लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप फॉर फ्री एंड पेड बैचेस। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, और जो नंबर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।